हेलो बच्चों, इस सेशन में हम जो जेईई मेन सितंबर का 2 सितंबर का शिफ्ट 1 है, वो जो ऑफिशियल पेपर है उसके सॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि px एक थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल है। उसमें x इक्वल टू 1 पे जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो 8 है, x इक्वल टू 2 पे लोकल मिनिमम वैल्यू 4 है। तो आपको x इक्वल टू 0 पर px की वैल्यू पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैक्सिमम मिनिमा का है। px के बारे में बता रखा है कि p ऑफ 1 8 है, p ऑफ 2 4 है, p डैश 1 0 है और p डैश 2 भी 0 है। और फिर मेरे से p ऑफ 0 पूछा गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो px है वो थर्ड डिग्री का, इसका मतलब p डैश x है जो वो क्वाड्रेटिक होगा। उस क्वाड्रेटिक के हमारे पास दो रूट्स पता है, तो उस क्वाड्रेटिक को हम अज्यूम कर सकते हैं। p डैश x को हमने मान लिया लैम्डा। तो ये दोनों इंफॉर्मेशंस यूज हो चुकी है। अब मेरे को p ऑफ 1 इक्वल टू 8 और p ऑफ 2 इक्वल टू 4 का यूज करना है, तो मैं यहाँ से p डैश x से px निकाल लेता हूँ। तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। और अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट अलग से आ गया। तो px में अब दो अननोन्स है, लैम्डा और c। इन दो अननोन्स को फाइंड करने के लिए हमें x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर वैल्यू दे रखी है। x इक्वल्स टू 1 पुट किया हमने, तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू लैम्डा 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस c। ये वैल्यू किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। तो यहां से जो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 5 लैम्डा बाई 6 प्लस c इक्वल्स टू 8। p ऑफ 2 इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो यहां p ऑफ 2 x इक्वल्स टू 2 पुट किया हमने px में। तो p ऑफ 2 लैम्डा 8/3, ये कितना आ गया? 2 टू 4 माइनस 6 प्लस 4 प्लस c, ये 4 के बराबर है। तो यहां से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 लैम्डा बाई 3 प्लस c इक्वल्स टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो लैम्डा और c में ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो मैं यहां से इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और c निकालूंगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लैम्डा तो हमारे पास में 24 आ जाता है और c हमारे पास में -12 आ जाता है। अब हमसे क्या पूछा गया? p ऑफ 0। तो इस px में यहां पे हम x इक्वल टू 0 पुट करें, तो जो p ऑफ 0 है वो हमारे पास में c आ गया। c की वैल्यू कितनी है? -12। -12 आपको ऑप्शंस में दे रखा है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को आप इसमें दे रखा है कि एक हाइपरबोला है x² 4 - y² 2। ये जो लाइन है 2x - y = 0 की पैरेलल लाइन है, जो इस हाइपरबोला को x1 y1 पे टच कर रहा है। तो x1² + 5y1² की आपको वैल्यू पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को आप कॉनिक सेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके भी कर सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन को आप टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में जो टेंजेंट नॉर्मल सेक्शन है उसका भी यूज करके कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम जो x1 y1 है उसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में यूज मान लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ a sec थीटा b tan थीटा होता है। अब मैं अगर कॉनिक सेक्शन से जाऊं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं हम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? x sec थीटा बाई a माइनस y tan थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। ठीक है।
अब ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो गिवन लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए। मतलब इसका जो स्लोप है वो 2 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम यहां से स्लोप निकालें तो क्या आएगा, √2 sec थीटा बाई 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 √2 आ गई। अब हमसे पूछा गया x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर मतलब x1 क्या है, 2 sec थीटा, तो 4 secant स्क्वायर थीटा प्लस 5 इंटू y1 स्क्वायर मतलब 10 tan स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू पता है तो हम सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे वो तो क्वाड्रेंट के हिसाब से मैटर करता है प्लस या माइनस, बट यहाँ सेकेंड स्क्वायर और टेन स्क्वायर आ रखा है इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमने ट्रायंगल बनाया साइन थीटा, ये 1 हो गया, ये 2√2 हो गया। तो ये जो बेस है वो बेस कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। 4 सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा मतलब 10 स्क्वायर थीटा। वैसे तो प्लस माइनस आता है, तो एक्चुअल में स्क्वायरिंग है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम प्लस ही ले रहे हैं। तो ये कितना आ गया आपके पास में 32/7 और ये कितना हो गया 10/7। दिस इज इक्वल टू 42/7 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 6। तो आप देख सकते हो ऑप्शन 1 में 6 दे रखा आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बायनोमियल थ्योरम का यूज है और इसमें दे रखा अल्फा बीटा पॉजिटिव है। अब आपको इस एक्सपेंशन में अल्फा x⁻1/9 प्लस बीटा x⁻−1/6 की पावर 10, इसके एक्सपेंशन में जो x से इंडिपेंडेंट टर्म है उसका मैक्सिमम वैल्यू 10 के है, तो आपको k की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ इंडिपेंडेंट टर्म निकालते हैं। तो जनरल टर्म लिखी हमने, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए जो x की पावर है उसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। तो x की पावर कितना आ रहा है 10 - r/9 और यहां से -r/6। तो यहां से r की वैल्यू आ गई, r = 4 आ गया। तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म जो है वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो यहाँ हमने r की वैल्यू 4 रखी, तो 10c4 अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4। अब अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4 है, 10c4 की वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो ये 210, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 4 है। तो हम यहाँ AMGM लगा दें इन दोनों नंबर्स पे। तो ये कितना आ गया आपके पास में 2 ग्रेटर देन, स्क्वायरिंग कर दो, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर आ गया और इसका हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहां से अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4 आ गया। तो अल्फा की पावर 6 बीटा की पावर 4 का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल चुका है। तो हम यहां से बता सकते हैं कि जो T5 का जो मैक्सिमम वैल्यू है (16) और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये किसके इक्वल बता रखा है, 10k के इक्वल बता रखा है। तो हम 210 इंटू 16 को 10k के इक्वल कर दें, तो जो k आएगा वो कितना आएगा 21 इंटू 16 और ये वैल्यू कितनी आ गई 336। तो जो k की वैल्यू वो कितना आ गया 336। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि पहले तो बायनोमियल थ्योरम लगाए और फिर उसके बाद में यहाँ एक AMGM का सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग गया। तो जो k = 336 जो है वो आप देख सकते हो ऑप्शन 4 में है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो कर्व है
इस पे एक पॉइंट है a कोमा b, उस पे जो टेंजेंट है वो 0,3/2 और 1/2 इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है। फिर आपको 4 ऑप्शंस है, आपको चेक करना उनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट a कोमा b है वो इस कर्व पे लाई कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो b-a की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हम यहाँ से देखें b-a वो क्या है, साइन b के बराबर आ रहा है। अब dy/dx जो है, अगर हम a, b पे dy/dx निकालें तो पहले तो हम डिफरेंशिएट करें इसे। dy/dx इक्वल्स टू 1 प्लस cos y dy/dx ठीक है। इसको हम फर्स्ट बोलते हैं। dy/dx एट a, b कितना जाएगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल। इसका मतलब इसका स्लोप निकालें 2 - 3/2 अपॉन हाफ माइनस 0, तो ये 1 आ गया। तो 1/1 माइनस cos b इक्वल टू 1 सोल्व करते हैं तो यहां से cos b 0 आ गया। तो यहां से cos b की वैल्यू 0 आ गई, तो यहां से b माइनस a साइन b, तो यहां अगर हम यहां मोड लगाते हैं तो ये मोड साइन b हो जाएगा। अब cos b 0 है तो जो साइन b है वो या तो +1 होगा या -1 होगा, डिपेंड करता है कि b कौन से क्वाड्रेंट में है। पर अगर उसका हम मोड लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मोड ऑफ b माइनस a इक्वल्स टू 1 आ गया। तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि ऑप्शन 3 तो सही हो गया। ऑप्शन 2 में b माइनस a 0 दे रखा है तो वो गलत हो गया। ऑप्शन 4 में b माइनस a π/2 दे रखा है वो भी गलत हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम चेक करें, ऑप्शन 3 हमारा सही हो चुका है, सेकंड और फोर्थ गलत हो चुके हैं। वैसे सिंगल करेक्ट है तो हमें आगे वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार फर्स्ट ऑप्शन चेक करें तो यहां से b की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जो b है वो कितना आ रखा है, 2n + 1 π/2। तो अगर हम b को जैसे यहां अगर हम π/2 लेते हैं, b को π/2 लेने पर जो a आता है वो देख लीजिए आप यहां से कितना आ रखा है, b माइनस a इक्वल्स टू 1, तो a कितना आ गया आपके पास में, π/2 - 1। अब आप देख सकते हो जो a और b का जो सम है वो 1 के बराबर नहीं आ रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टैटिस्टिक्स का है। इस क्वेश्चन में हमें एक सेट x दे रखा है, उस x में बोला है कि स्मॉल x इज नेचुरल नंबर और 1 to 17, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 17। तो इसमें 1 से 17 तक के सारे नेचुरल नंबर आ गए। कैपिटल y बोल रहा है ax प्लस b है, x बिलोंग्स टू x। तो कैपिटल Y में ऐसे बोला है कि जो ये इन एलिमेंट्स को हम a से मल्टीप्लाई करके उसमें b जोड़ दें। a और b रियल नंबर और a के बारे में बोला है कि a इज पॉजिटिव, ठीक है। y सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मीन है वो 17 है और जो वेरिएंस है वो 216 है। तो आपको a प्लस b की वैल्यू पूछेगी। तो अगर हम यहां देखें x के सारे एलिमेंट्स हमें पता है तो हम इन सारे एलिमेंट्स का मीन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। और x के एलिमेंट्स का अगर मीन और वेरिएंस आ जाता है तो y के एलिमेंट यहां हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तभी तो y के एलिमेंट मिल रहे हैं। तो इसके मीन और वेरिएंस की हेल्प से इसके मीन और वेरिएंस भी हम निकाल सकते हैं। तो इस y के मीन और वेरिएंस निकालने के लिए हमें पहले x का मीन और वेरिएंस चाहिए होगा। तो x के लिए अगर हम मीन की बात करें तो ये 1 से 17 तक का सम, तो इनका सम हमने निकाला 17 × 18/2 और ये 17 है। तो ये कितना आ गया आपके पास में, मीन आ गया 9। तो मीन 9 आ गया।
तो यहाँ अगर हम देखें तो पहले आपने a से मल्टीप्लाई किया फिर b ऐड किया, तो मीन में भी क्या होगा, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 में a से मल्टीप्लाई हुआ और फिर b ऐड कर दिया, तो y के एलिमेंट्स का जो मीन होगा 9a प्लस b होगा, और ये किसके इक्वल दे दिया है, 17 के इक्वल दे दिया। अब हम इसका वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएंस जो है वो क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार मतलब 9 है, तो ये 1 से 17 तक के स्क्वायर्स का सम बाई 17 माइनस इन 9 का स्क्वायर। तो यहां अगर हम फॉर्मूला लगाएं 17 इंटू 18 इंटू 2n प्लस 1 35 बाई 6 और ये 17, तो ये 3 आ गया, ये 17 कैंसिल हो गया, ये 105 माइनस 81, तो इसका जो वेरिएंस है वो कितना आ गया, 24 आ गया। अब अगर हम यहां देखें a से मल्टीप्लाई होने पर वेरिएंस जो होगा वो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24a स्क्वायर। b ऐड करने पर वेरिएंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, तो इस सेट का जो एलिमेंट्स उनके वेरिएंस 24a स्क्वायर हो जाएगा। तो a और b में हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन्स हैं, तो हम यहां से सोल्व करें तो मैं यहां से देख सकता हूं a स्क्वायर आ गया 9, a की वैल्यू 3 या -3 आएगी, बट क्वेश्चन में a पॉजिटिव दे रखा है इसलिए a इक्वल टू -3 रिजेक्ट हो जाएगा, तो a इक्वल टू 3 आ गया, और ये a इक्वल टू 3 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो जो b आता है वो -17 -27 -10 आ जाता है, तो जो a प्लस b की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू -7 के इक्वल आ जाती है, और वो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 में -7 है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक पैराबोला है, इस पैराबोला पे एक पॉइंट P है जो इस लाइन के सबसे नजदीक है, मतलब बेसिकली उस पॉइंट इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो P पर जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो क्या होगी, तो अगर हम यहां देखें, हमने पढ़ा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स जो होते हैं वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है, तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल में हम देखें तो P पे जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो P पे जो नॉर्मल का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप कितना आ रखा है 3, तो ये कितना हो जाएगा -1/m, तो P पर जो नॉर्मल का स्लोप है वो -1/3 है। तो यहां से ऑप्शन में हमने देखा कि दो लाइंस का जो स्लोप है वो तो आपके पास है -1/3 और दो लाइंस का जो स्लोप है वो +1/3 है, तो जो +1/3 वाले ऑप्शंस आप डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते हो। अब जो दो लाइंस का स्लोप -1/3 उनमें हम देखते हैं क्या है, तो पॉइंट P है, पॉइंट P पे नॉर्मल का स्लोप -1/3 है, तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा 3 हो जाएगा। टेंजेंट का स्लोप मतलब dy/dx। y जो पैराबोला है हमें y इक्वल टू x² + 7x + 2 दे रखा है, तो dy/dx कितना हो जाएगा 2x + 7, तो 2x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -2। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आ चुका है -2, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट जो आता है -2 पुट करने में 4 -14 + 2 -8। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं, हमें इस नॉर्मल का स्लोप पता है, नॉर्मल पे एक पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आएगा y - y1 इक्वल टू m x - x1, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x + 3y फिर -2 -8 + 26 इक्वल टू 0, वो हमें ऑप्शन 3 में दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक आपको कंडीशनल स्टेटमेंट दे रखा है, इफ आई रीच द स्टेशन इन टाइम देन आई विल कैच द ट्रेन,
और इस कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो इन स्टेटमेंट्स को नाम देते हैं। आई रीच द स्टेशन इन टाइम, इसको हम P बोल देते हैं। आई विल कैच द ट्रेन, इसको हम Q बोल देते हैं। हमें जो कंडीशनल स्टेटमेंट दे रखा है P इम्प्लाइज Q दे रखा है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है, तो P इम्प्लाइज Q का जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो -Q इम्प्लाइज -P होता है। तो अब अगर इसको मैं अगर लिखूं -Q मतलब इसका निगेशन, if -Q then -P, if I will not catch the train then -P, then इसका निगेशन मतलब यहां नोट लगाना है, then I do not reach the station in time, और वो आप देख सकते हो ऑप्शन 3 में दे रखा आपको। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली a प्लस आइटा बी फॉर्म एक्सप्रेस करना है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले तो एक हम देख रहे हैं कि यहाँ 2π/n बहुत बार आ रहा है, तो 2π/n लिखने में हमें थोड़ा सा जोर आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया 2π/n को फॉर द टाइमिंग थीटा मान लिया। और थीटा कितना है बेसिकली, π/n कितना हो गया 20 डिग्री, थीटा हो गया बेसिकली आपके सामने 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एक न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, उसको हम Z1 बोल देते हैं। Z1 जो है 1 प्लस साइन थीटा प्लस आइटा कोस थीटा, और जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको क्या दे रखा है, Z1 अपॉन Z1 बार की पावर 3, ये Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं Z1 है और डिनोमिनेटर में उसी का ही कॉन्जुगेट है और पूरे की पावर 3 दे रखा है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम Z1 देख रहे हैं, Z1 बार देख रहे हैं, तो Z1 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा को हम कोस में कन्वर्ट कर दें, कोस π/2 माइनस थीटा प्लस आइटा, यहाँ भी सेम एंगल रखते हैं π/2 माइनस थीटा। बेसिकली हमारा जो पर्पस है अभी इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का है। 1 प्लस कोस, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये 2 कोस स्क्वायर, और ये जो एंगल है इस एंगल का आधा हो जाएगा, इस साइन को भी हाफ एंगल में चेंज कर दें, टू कोस π/4 माइनस θ/2 तो कॉमन आ गया, और ये तो जो Z1 है ये क्या हो गया 2 cos π/4 माइनस θ/2, और इसको हम e रेज़्ड टू पावर आइटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दे रहे हैं अब। ठीक है, अब ये Z1 है तो Z1 बार जो होगा वो क्या हो जाएगा, Z1 बार में हम क्या करेंगे, आइटा की जगह माइनस आइटा रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ये Z1 बार हो गया। तो Z1 अपॉन Z1 बार, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, इसको अगर हम देखें तो Z इक्वल टू Z1 अपॉन Z1 बार, तो Z1 अपॉन Z1 बार डिवाइड करेंगे तो 2 cos π/4 माइनस θ/2 तो कैंसिल हो गया, यही बच गया। ये ऊपर जाके ये एंगल ऐड हो जाएंगे तो e रेज़्ड टू पावर आइटा, ये सेम एंगल आया तो डबल हो गया π/2 माइनस थीटा
पावर 3, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ तो e की पावर आएटा 3π/2 मतलब 270 डिग्री माइनस 3 थीटा मतलब थीटा 40 डिग्री है तो 3 थीटा मतलब 120 डिग्री। ये 150 डिग्री आ गया। इसको अगर हम लिखें तो cos 150 डिग्री प्लस आएटा साइन 150 डिग्री। cos 150 डिग्री मतलब -√3/2 और साइन 150 डिग्री मतलब हाफ। तो हम अगर ये देखें तो ऑप्शन 3 जो है वो हमसे यहाँ से मैच हो रहा है। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि y = yx इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है वो देख लेते हैं हम। y पॉजिटिव है, x = 0 पे जो y की वैल्यू है वो 1 है। फिर x = पाई पे जो वैल्यू है उसको a बोला गया है और x = पाई पे जो dy/dx है उसको हम b बोला गया। और ऑर्डर्ड पेयर a, b पूछा गया है कि ऑर्डर्ड पेयर a, b कौन सा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो है वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है। वेरिएबल सेपरेबल में हम क्या करेंगे, dy के साथ तो y का फंक्शन ले लेंगे, dx के साथ x का फंक्शन ले लेंगे। तो यहाँ और फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ ये क्या आ गया आपके पास है ln of y + 1, इसका इंटीग्रेशन 2 + sin x, यहाँ इसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ तो -ln of 2 + sin x। और जब सब कुछ लॉग में ही है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हम लॉग में लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें ln of y + 1 = ln of c/2 + sin x। ये आ गया। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि x = 0 पे y 1 है। तो अगर हम x = 0 पुट करें एंड y = 1 पुट करें तो यहाँ से 1 + 1 = c/2 + 0, तो c जो है वो 4 आ गया। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ चुका है, कर्व आ चुका है हमारे पास y + 1 = 4/2 + sin x। अब इसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कि अब x = पाई पे y की वैल्यू a है। तो हम सबसे पहले x = पाई पुट करें और y a पुट करें। तो ये यहाँ से a + 1 = 4/2 + 0, तो यहाँ से a आ गया 1। फिर नेक्स्ट इसमें पूछा गया dy/dx x = पाई पे b, ये निकालना है। तो मैं यहाँ y + 1 इसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, मैं यहाँ से dy/dx निकाल लूंगा। जब dy/dx हमारे पास में ऑलरेडी है तो हम डिफरेंशिएट क्यों करें। और इसमें आप x की जगह तो पाई पुट कर दें, x = पाई पे जो y है वो 1 है, वो 1 पुट कर दें। तो यहाँ से dy/dx एट x = पाई हमें मिल जाएगा। तो b हमारे पास में यहाँ 1 आ चुका है। तो a 1 है, b 1 है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या हो गया 1, 1, जो ऑप्शन 3 में दे रखा है हमें। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसके रूट्स अल्फा बीटा है। Sn यहाँ अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n दे रखा है। n जो है 1, 2, 3, अब ये सारे नेचुरल नंबर्स है। तो आपको S4, S5 और S6 में एक रिलेशन फाइंड करना है। ऑप्शन में जो 4 रिलेशन दे रखे हैं उनमें से देखना है कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेम थीम पर ऑलरेडी जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड में क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम Sn लिखेंगे यहाँ,
अब हम यहां से बेसिकली अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अलग कर लेते हैं और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के रखते हैं। अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, तो 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, 2 माइनस 6 अल्फा बाई 5। सिमिलरली बीटा स्क्वायर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 बीटा बाई 5। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं हम। फाइव, ये फ्रैक्शन अवॉइड करवाने के लिए 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं और फिर ये ब्रैकेट ओपन कर दें। टू वाली टर्म एक साथ ले लें, माइनस 6 वाली टर्म एक साथ ले लें, तो ये कितना है 2 अब ये क्या बन गया, ये एस एन माइनस 2 बन गया, ये क्या बन गया एस एन माइनस 1। तो यहाँ क्या आ गया 5 एस एन इक्वल्स टू 2 एस एन माइनस 2 माइनस 6 एस एन माइनस 1। अब मेरे को S4, S5 और S6 में रिलेशन निकालना, तो हम क्या करें, n की जगह 6 पुट कर दें। इस 6 S5 को आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हो तो ये जो है ये ऑप्शन 2 बन गया है। जो क्वेश्चन है ये एरिया अंडर कर्व का है। इसमें बोला है कि कर्व है इसके आउटसाइड। तो पहले हम इससे बनाते हैं। हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो x/2 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1, एक स्ट्रेट लाइन आ रही। अब मैं अगर इसमें देखूं x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पर और y की जगह माइनस वाई रिप्लेस करने पे इस कर्व पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब ऐसा का ऐसा ही सिचुएशन सारे क्वाड्रेंट्स में बन जाएगा। तो इसका हमने एक तो यहाँ इमेज ले लिया y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, फिर हमने एक x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज ले लिया। तो ये जो है एक रोम्बस बन गया। तो इस रोम्बस के बाहर की बात हो रही है, इनसाइड द एलिप्स। तो एलिप्स की इक्वेशन हमें दे रखी है x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम देखें तो y² के नीचे जो बड़ी टर्म है, इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग y एक्सिस होगी, माइनर एक्सिस होगी वो अलोंग x एक्सिस होगी, वर्टिकल एलिप्स होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये पॉइंट 0,3 है, ये पॉइंट 2,0 है। तो जो एलिप्स है वो यहीं से पास कर रहा है, तो वो एलिप्स इस तरह से बनेगा। इनसाइड द एलिप्स, तो इस एलिप्स के तो अंदर होना चाहिए, इस रोम्बस के बाहर होना चाहिए, मतलब ये रीजन हो गया। तो ये जो हमने शेड कर रखा है ये रिक्वायर्ड रीजन है। तो इस रीजन का जो एरिया होगा ये अगर हम कैलकुलेट करें तो मैं देख रहा हूं कि इस एलिप्स के एरिया में से इस रोम्बस का अगर एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये रिक्वायर्ड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एलिप्स का जो एरिया है, एलिप्स का एरिया पाई ए भी होता है। पाई ए मतलब मेजर एक्सिस वाला ए है, मतलब 3, बी मतलब यहाँ 2, माइनस रोम्बस का एरिया। तो रोम्बस का एरिया के लिए हाफ d1 d2 लगा दे। तो ये 2,0 है, ये माइनस 2,0, ये 0,3 और ये 0,-3। तो हाफ d1 d2 मतलब हाफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो इस डायगोनल की लेंथ कितने 4 और इस डायगोनल की लेंथ कितने 6। तो ये कितना आ गया आपके पास में 6 पाई माइनस 12। 6 हमने कॉमन ले लिया, तो पाई माइनस 2। ये हमें ऑप्शन 4 में दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दे रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
और बोला इसकी जो डोमेन है वो -∞ टू -a यूनियन a टू इंफिनिटी है। तो अगर मैं डोमेन देखूं तो साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। तो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना हमें। तो अगर हम देखें तो mod x + 5 अपॉन x² + 1 ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन तो -1 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो हमें इस इनइक्वालिटी इस ब्रांच को सोल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, इसी को सोल्व करेंगे। तो केवल हम इसी को सोल्व कर रहे हैं। x² + 1 पॉजिटिव है इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं यहां से या तो दो केसेस बना लूं, केस फर्स्ट x > = 0, केस सेकंड x < 0 और फिर दोनों को अलग अलग सोल्व करूं, या फिर मैं यहां mod x को अगर t पुट कर देता हूं तो वहां से काफी इजीली हो जा रहा है। तो mod x को हम t पुट कर देते हैं तो जो x² होगा वो t² होगा। इसको हम सोल्व करें तो इसके फैक्टर्स बनेंगे t - 1 + √17/2 t - 1 - √17/2। नंबर लाइन पे मार्क किया। तो यहां से t < = 1 - √17/2 आ जाएगा, या फिर t > 1 + √17/2 आ जाएगा। t mod x है तो मेरे को पता है कि जो t है वो पॉजिटिव है, t पॉजिटिव है, इसका ये वाला तो रिजेक्ट हो गया, यही बच गया। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 + √17/2 यूनियन 1 + √17/2 टू इंफिनिटी। तो अगर हम यहां से देखें तो -∞ टू -a टू इंफिनिटी, तो जो a की वैल्यू है वो आपके पास में 1 + √17/2 होगी। सीक्वेंस प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, इसमें एक सीरीज दे रही है इनफाइनाइट टर्म्स तक, इसका सम निकालना है। ऐसे दे रखा है। तो अगर हम इसमें x - y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, x² - y² बन जाएगा। अगला वाला टर्म x³ - y³ बन जाएगा। उससे अगला वाला टर्म x⁴ - y⁴ बन जाएगा। तो ये इनफाइनाइट तक आ गया। अब मैं x वाली टर्म एक साथ ले लेता हूँ, y वाली टर्म एक साथ ले लेता हूँ। x वाली टर्म्स को अगर देखूं तो ये एक इनफाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म x² है, कॉमन रेशियो x है। तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम लगा दें हम, a/1 - r। y वाली टर्म्स को देखें तो सेम वहां y के टर्म्स में हो रहा है। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए क्योंकि हमें इस फॉर्म में आंसर दे नहीं रखा, इसका मतलब इससे सिंप्लीफाई करना है हमें। जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वो इस फॉर्म में है नहीं, तो एलसीएम लिया हमने। यहां से अगर हम x² y² की टर्म इकट्ठे करते हैं और फिर बाकी जो है वो आपके पास में क्या आ गया, -x² y - y² x। x - y इस ब्रैकेट से भी कॉमन आ जाएगा और इस ब्रैकेट से भी x - y कॉमन आ गया। तो जो सम है ये इस ब्रैकेट से x - y कॉमन आने के बाद x + y बच गया और यहाँ xy बच गया।
1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, ये जो है हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक बॉक्स फर्स्ट से 1 to 30 तक के कार्ड्स लिखे हुए हैं। बॉक्स सेकंड में 20 कार्ड्स हैं 31 to 50 के। एक बॉक्स का आपने रैंडमली सिलेक्शन किया और उसमें से एक कार्ड निकाल लिया। अब हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कार्ड पे जो नंबर लिखा हुआ है वो नॉन प्राइम नंबर है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो कार्ड है वो बॉक्स 1 से सिलेक्ट हुआ है। तो हम यहां पहले तो इवेंट डिफाइन करें। बॉक्स फर्स्ट इज सिलेक्टेड, इसको इवेंट हमने ए बोल दिया। बी बॉक्स सेकंड इज सिलेक्टेड एंड एन बोल दिया। नंबर ऑन कार्ड इज नॉन प्राइम। अब हमसे क्या पूछा गया है कि अगर इवेंट एन हुआ है तो ए के होने के चांसेस, मतलब ए गिवन एन पूछा गया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेसिकली क्वेश्चन जो है बेस थ्योरम का है। तो अगर हम यहां से लगाएं और फिर इसको हम क्या लिख देंगे, हमने यहां बेस थ्योरम लगा दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बता रहा है, ए के होने के चांसेस इनटू, ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी, जो मैंने यहाँ ब्रैकेट छोड़ रखा है खाली, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर ए हुआ है तो एन के होने के चांसेस, मतलब बॉक्स फर्स्ट से नॉन प्राइम नंबर सेलेक्ट करने के चांसेस। और ये क्या बता रहा है, एन गिवन भी बॉक्स सेकंड से नॉन प्राइम नंबर सेलेक्ट करने के चांसेस। तो हम कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करें, यहां 1 to 50 तक के नंबर सारे लिख ही देते हैं। 1 2 50 तक का अलग पार्टीशन कर लेते हैं, सॉरी 30 तक का अलग, 1 to 30 अलग कर लिया, 31 to 50 अलग कर लिया। अब एन गिवन है निकालना, मतलब 1 to 30 में से आप एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हो उसके नॉन प्राइम होने के। तो इसके लिए पहले हम प्राइम भी मार्क कर देते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर यहाँ 23, फिर 29, फिर उसके बाद में 31, फिर 37, फिर 41 43 45 47, ये। तो अगर हम 30 तक देखें तो 30 तक हमारे पास में 6 3 9 10 प्राइम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब 20 नॉन प्राइम है। तो 1 to 30 में से आप एक नंबर सेलेक्ट करो, उसके नॉन प्राइम होने के चांसेस जो होंगे वो क्या होंगे, 20 अपॉन 30। तो 20 अपॉन 30 दो जगह आ गया। एन गिवन बी मतलब बी बॉक्स, मतलब बॉक्स 2 में से आप एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो, उस पे नॉन प्राइम नंबर हो। तो 31 से 50 में आप एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हो, तो टोटल 20 नंबर्स है, तो उनमें से आप एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हो और उसके नॉन प्राइम होने के चांसेस। तो हम देख रहे हैं 31 to 50 में आपके पास से टोटल 5 प्राइम नंबर्स है, मतलब 15 नॉन प्राइम है। तो ये आपके पास में 15 आ गया। तो इसमें आप जब इसे सिंप्लीफाई करते हो तो ये जो वैल्यू आती है वो 8/17 आती है। ये जो क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का है, इसमें बोला है फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख देते हैं।
इंटरवल जो हमें दे रखा है ये दे रखा है। अब फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट्स जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है उन्हीं पे हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूअस बना देते हैं। तो एक तो हम x इक्वल टू 1 पे देखें, तो x इक्वल टू 1 पे जो LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो क्या है, ये डेफिनेशन से आएगी a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x, तो a e प्लस b बाई e, और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आ रही c, तो एक रिलेशन तो यहाँ से आ गया। x इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो 9c आ गई, और राइट हैंड लिमिट 9a प्लस 6c, तो यहां से क्या आ गया 3c इक्वल्स टू 9a, तो c इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, एक और कंडीशन दे रखी है हमें, f डैश 0 प्लस f डैश 2 इज e, f डैश 0 प्लस f डैश 2 e। तो f डैश 0 के लिए हम क्या करेंगे, यहां से निकालते हैं, तो हम पहले f डैश 0 निकाल लेते हैं। f डैश x, इस डेफिनेशन में अगर हम f डैश x निकालें तो f डैश 0 जो होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो यहाँ a माइनस बी रख दिया। f डैश 2, तो 2 के लिए हम देखें x इक्वल टू 2 के नेबरहुड में डेफिनेशन cx स्क्वायर है, तो वहां से अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये कितना आ गया 2cx, तो f डैश 2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 4c। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशंस हैं, तो सबसे पहले तो हम यहां से c इक्वल टू 3a यहाँ पुट कर देते फर्स्ट में, तो c इक्वल टू 3a पुट किया हमने, तो b आ गया a के टर्म्स में, वो वैल्यू उठा के रखी। a की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया, पहले तो c को एलिमिनेट कराया, अब b को भी एलिमिनेट करा देते हैं। c की जगह 3a, तो 3a मतलब यहाँ 12a, तो अगर हम a का यहाँ कोफिशिएंट उठाएं तो a स्क्वायर माइनस 3 प्लस 13 इक्वल टू e, तो यहां से जो a आ रहा है वो कितना आ रहा है, और ये हमें ऑप्शन 4 में दे रखा है। ये 3D का एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि जो प्लेन है, प्लेन इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, और इस लाइन के पैरेलल है, तो लाइन 2x इक्वल टू 3y z इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया x बाई 3 इक्वल टू y बाई 2 और z इक्वल टू 1 z माइनस 1 बाई 0, तो इस लाइन को हमने सिमेट्रिक फॉर्म में लिख दिया। तो प्लेन इनमें से कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, बेसिकली क्वेश्चन पूछने का एक तरीका हो गया जिससे ऑब्जेक्टिव अप्रोच खत्म कर दी गई है। मतलब आपको यहाँ प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद में आप हर एक ऑप्शन सेटिस्फाई करा के देखोगे, नहीं तो अगर सीधा अगर प्लेन की इक्वेशन पूछ लेंगे तो लोग क्या करते हैं, बिना सोल्व किए ये जो आपको कंडीशंस दे रखी है कंडीशंस वेरीफाई करवा लेते हैं। तो उस पार्ट को अवॉइड करवाने के लिए इन्होंने बोल दिया कि आप प्लेन की इक्वेशन निकाल के ऑप्शंस चेक करो कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करे, मतलब आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी जरूरी हो गई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो यहाँ लाइन का डायरेक्शन वेक्टर निकालते हैं, तो इसको हमने एम वेक्टर बोल दिया, जो ये एम वेक्टर है बेसिकली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर हो गया, और वो कितना हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। अब जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है इसको हम एन वेक्टर बोल देते हैं, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, वो एम के भी परपेंडिकुलर होगा और इस पी क्यू वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, तो जो नॉर्मल वेक्टर है उसको हम क्या लिख देंगे, पी क्यू क्रॉस एम। एम क्रॉस पी क्यू लिख दो, पी क्यू क्रॉस एम लिख दो, तो पी क्यू वेक्टर अगर हम निकाले तो यहां कितना आ रहा है 1 माइनस 1 1, और ये एम वेक्टर मतलब 3 2 0, तो ये कितना आ गया आपके पास में -2i कैप फिर +3j कैप फिर
5k कैप। तो नॉर्मल वेक्टर आ चुका है, तो हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जो नॉर्मल वेक्टर में i j k के जो कंपोनेंट्स हैं वही कार्टेशियन इक्वेशन में xyz के कोफिशिएंट्स होते हैं। तो -2x + 3y + 5z इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा फाइंड करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स, कोई सा भी एक पॉइंट सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 1 2 1 सेटिस्फाई करा दे, -2 + 6 + 5, तो लैम्डा यहाँ से 9 आ गया। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है -2x + 3y + 5z = 9। अब ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करें। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें -2 0 1 दे रखा है। तो -2 0 1 अगर चेक करें तो 4 + 0 + 5, ये कितना आ गया हमारे पास में 9। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो रहा है। अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई हो तो हम सेकंड चेक करते, थर्ड चेक करते, फोर्थ चेक करते। अब यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका जो आंसर हो क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। जो ये क्वेश्चन है ये रिलेशंस का है, इसमें हमें ये एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है, x and y belongs to set of integers such that x² + 3y² <= 8, और हमसे r के इनवर्स रिलेशन का डोमेन पूछा गया है। तो r इनवर्स का जो डोमेन होगा वो r का रेंज होगा। तो हमने जो क्वेश्चन है वो r इनवर्स से r पे ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब r का रेंज मतलब y की वैल्यूज, y की क्या क्या वैल्यूज हैं। तो अगर हम यहां से देखें तो यहां से बस क्वेश्चन सिंपल सा भी है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए y की कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज आपको मिल सकती है। तो हम अगर y को 0 पुट करें तो x² <= 8, इसका मतलब x के आपके पास इंटीग्रल वैल्यूज आ गई हैं 0 1 -1 2 -2। y को अगर हम 1 पुट करें तो x² <= 1 पुट किया तो x² <= 5, तो ये सेम सेट यहाँ मिल गया। इसका मतलब आप y = 1 भी पुट कर सकते हो, y = 1 पुट कर सकते हो, y = -1 भी सेम रिलेशन आएगा। y = अगर हम 2 या -2 पुट करें x² + 12 <= 8, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x नहीं मिल रहा है। तो जो y की पॉसिबल वैल्यूज है वो 0 1 एंड -1 है। तो जो रेंज ऑफ r होगा वो क्या होगा, 0 1 एंड -1, वो ऑप्शन 4 में दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है ये क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है कि दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन देन सेट एस कंटेन्स, फिर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपको ये देखना है कितने एलिमेंट्स हैं सेट एस में। जी कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट, या फिर एक एलिमेंट है या 2 एलिमेंट है, 2 से ज्यादा एलिमेंट है। तो हम अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले तो हम क्रेमर्स रूल में डी निकालेंगे, 2 -1 2 1 -2 लैम्डा 1 लैम्डा 1, इसको हम =0 कर दें। तो जैसे मैं इसको =0 करूँ, =0 क्यों करें, क्योंकि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन में डी तो 0 होता है, dx dy dz में से एटलीस्ट एक नॉन जीरो होता है। तो हमने जैसे यहाँ 0 किया तो लैम्डा की जो वैल्यू आती है 1 या -12। कैलकुलेशन हमने स्किप कर दी, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बनता है। अब लैम्डा = 1 अगर हम चेक करें तो जो सिस्टम हमारे पास बनता है 2x - y + 2z = 2, x - 2y + z = -4 and x + y + z = 4। हम अगर dx निकालें, dx मतलब यहाँ कांस्टेंट हम आ जाएगी 2 - 4 4 -1 -2 1 2 1 1, तो ये जो वैल्यू आती है नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब लैम्डा = 1 पे सिस्टम के इनफाइनाइट सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तो लैम्डा = 1 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो सेट एस में 1 तो आ गया। अब अगर लैम्डा -हाफ है, तो जैसे हमने लैम्डा -हाफ पुट किया तो पहला प्लेन तो ये हो गया,
अब अगर हम इन दोनों प्लेन्स को देखें तो ये दोनों प्लेन्स क्या पैरेलल हैं बट अलग अलग हैं, एंड सॉरी यहाँ 4 आएगा, डिसजॉइंट। तो आप देख सकते हो 2x माइनस वाई प्लस 2z की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है, यहाँ से 2x माइनस वाई प्लस 2z की वैल्यू 8 आ रही है। तो आप वैसे इन दोनों इक्वेशन से भी देख सकते हो कि इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और आप वैसे भी देख सकते हो कि जो दोनों प्लेन्स है पैरेलल एंड डिसजॉइंट है। दो अगर 3 प्लेन्स में से 2 प्लेन्स पैरेलल एंड डिसजॉइंट है, इसका मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट इन तीनों प्लेन्स पे लाई नहीं कर सकता, इसलिए इस केस में भी नो सॉल्यूशन आएगा। तो इसका मतलब लैम्डा की 2 वैल्यूज आई, दोनों ही वैल्यू एक्सेप्ट हो गई, तो सेट एस जो है उसमें -12 एंड 1, तो सेट एस में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब सेट एस विल कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, तो ये ऑप्शन 4 में दे रखा है। जो ये क्वेश्चन है मैट्रिसेस का है, इसमें बोला है ए जो है वो 2x2 का मैट्रिक्स है और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं 0 या 1 हो सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए जो है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। अब आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। स्टेटमेंट पी, इफ ए इज नॉट इक्वल टू आई, आई टू मतलब सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी -1। तो हम स्टेटमेंट पी अगर चेक करें तो अगर मैं इसको ट्रू या फॉल्स चेक करूं तो हम अगर यहां देखें ए आई नहीं है तो हमने ए को क्या किया 1 1 0 1 ले लिया, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और जो डिटर्मिनेंट ए है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट पी जो है वो क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब स्टेटमेंट क्यू की अगर हम बात करें, डिटर्मिनेंट ए इज 1, तो डिटर्मिनेंट ए की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है AD माइनस BC है। अब ये अगर 1 है तो ये 1 होने के लिए AD वो 1 होना पड़ेगा एंड BC को फिर 0 होना पड़ेगा, तभी हो सकता है, क्योंकि जो वैल्यूज आप जो उठा सकते हो वो इस सेट में से उठा सकते हो, तो ये तभी हो सकता है जब ये 1 और ये 0। तो AD 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, तो यहां से क्या हो गया A इक्वल टू 1 एंड T इक्वल टू 1, और यहाँ से BC इक्वल टू 0 में 3 केसेस आ जाएंगे। बट वो B और C की वैल्यू हमें चाहिए नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट क्यू में बोला देन ट्रेस ऑफ A इज 2। तो अगर हम यहाँ से ट्रेस देखें, ट्रेस ऑफ A का मतलब होता है डायगोनल एंट्रीज का सम, तो डायगोनल एंट्रीज का सम है वो क्या है, तो हम देख रहे हैं कि अगर डिटर्मिनेंट A 1 है देन ट्रेस ऑफ A शुड बी 2, तो स्टेटमेंट Q जो है वो क्या हो गया ट्रू हो गया। तो यहां से हमने देख लिया कि P स्टेटमेंट के लिए हमें एक एग्जांपल मिल गया जो स्टेटमेंट P को फॉल्स कर दे रहा है, और Q हमने चेक कर लिया कि अगर ये ट्रू है दैट मींस ट्रेस ऑफ A ट्रू हो जाएगा। तो स्टेटमेंट P इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट Q इज ट्रू। ये जो क्वेश्चन है ये जीपी का है, ये बोला 3 टर्म्स का जो सम है वो S है और प्रोडक्ट 27 है, तो जो S है उसकी रेंज क्या है। तो अगर हम S की बात करें, यहाँ पहले तो हम 3 टर्म्स ले लेते हैं, जीपी की 3 टर्म्स जो होंगी, ये हमें पता है कि 3 टर्म्स इस तरह से लेना है। प्रोडक्ट 27 दे रखा है, तो यहां से इन तीनों मल्टीप्लाई किया तो A क्यूब इज 27 देन A इज 3। सम जो है S वो क्या है A बाई R 3 बाई R प्लस 3 प्लस 3R। R प्लस 1 बाई R, R प्लस 1 बाई R हमने पढ़ा है कि R प्लस 1 बाई R की जो रेंज होती है वो -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी होती है। काफी कॉमन रिजल्ट होता है, तो वो रिजल्ट हम यहाँ यूज कर लेंगे। थ्री मल्टीप्लाई किया तो -∞ तो -∞ रह गया, -6 हो गया, ये +6 हो गया। अब 3 ऐड करें तो ये क्या हो गया -∞ टू -3 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, और ये आप देख सकते हो ऑप्शन 3 में S की रेंज मैच हो रही है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि मदर के जो ये 6 लेटर वर्ड है, ये जो 6 लेटर्स हैं, इन सब का यूज करते हुए जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं आप उनको डिक्शनरी में अरेंज कीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आपको बताना कि इस पर्टिकुलर वर्ड की जो रैंक है वो क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M, फिर क्या आएगा आपके पास O आएगा,
फिर आपके पास R आएगा, फिर T आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे वर्ड्स लिखने जा रहा हूं। तो मैंने सबसे पहले E से स्टार्ट किया, तो E से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हो वो मैंने देखे कितने हैं। तो E से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल, मतलब 120 वर्ड्स ऐसे हैं जो E से स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें मदर नहीं आ रहा। फिर H से स्टार्ट होने वाले, तो H से स्टार्ट होने वाले भी 120 हैं। M से स्टार्ट होने वाले देखे तो M से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड्स में मदर आ रहा है, तो इसका मतलब जो रैंक है वो 240 से आगे और 120 मतलब 360 से पहले। अब M से स्टार्ट होने वाले जो 120 वर्ड्स है उनको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले M E से स्टार्ट होना, तो ये फैक्टोरियल 4 मतलब 24। फिर M H से स्टार्ट होने वाले में भी नहीं आएगा, 24। फिर M O से स्टार्ट होने वाले जो 24 वर्ड्स है उनमें मदर आ रहा है, तो उन 24 वर्ड्स को हम दोबारा से लिखें। तो MOE, तो ये फैक्टोरियल 3 मीन्स 6। फिर MOH 6। फिर MOR यहां से 6। फिर MOT, तो MOT से स्टार्ट होने वाले जो 6 वर्ड्स हैं उनमें मदर आ रहा है। तो MOT, ये 3 लेटर्स है, फिर सबसे पहले यहाँ E आएगा, तो 2। MOT, फिर यहाँ H आएगा, तो MOTH से स्टार्ट होने वाले जो 2 वर्ड्स उनमें है, तो जो पहला वर्ड है वही मदर है। तो इस तरह से हमने इन सब का सम किया, तो 240, फिर यहाँ 48, फिर यहाँ 18 और 2 और 1, तो ये जो रैंक आती है ये रैंक आती है 309th रैंक आती है। लिमिट का ये क्वेश्चन है, इसमें लिमिट दे रखी है आपको और उसमें फिर एन पूछा है, लिमिट x अप्रोचिंग 1। दिस लिमिट इज 820। एन पूछा है, एन जो है वो नेचुरल नंबर है, वो यहाँ से वैसे समझ में भी आ रहा है कि नेचुरल नंबर है। अब हम यहाँ ये जो एन है इसको एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर दें। x माइनस 1 अपॉन ये, इसकी लिमिट आ गई 2, फिर ऐसे ही 1 से लेकर n तक का सम, और ये कितना 820। 1 से n तक का सम जो होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। 2 को उधर ले जाते हैं, यहां से फैक्टर्स बन गए, तो n की 2 वैल्यूज आ रही है, एक तो -41 आती है जो रिजेक्ट हो जाएगी, और एक n की वैल्यू आ रही है 40, ये एक्सेप्ट हो गया। तो जो n की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 40 आ रही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का इक्वेशन है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है, इसे हम i बोल देते हैं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को ये मोड डिफाइन करना है, तो हम देख सकते हैं इसका ग्राफ हम बना सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकता हूँ। तो मोड ऑफ x माइनस 1 का अगर हम ग्राफ बनाएं, तो ये जो मोड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ है ऐसे आता है, और फिर y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएं तो y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे आता है। तो हम देख रहे हैं कि y इक्वल टू x जो है वो 0 to हाफ में तो ये मोड ऑफ x माइनस 1 बढ़ा है, और हाफ से आगे y इक्वल टू x बढ़ा है। तो हम यहां से इसको ब्रेक कर देते हैं, 0 to हाफ, तो 0 to हाफ में तो मोड ऑफ x माइनस 1 बढ़ा है, और हाफ टू 2 में x बढ़ा है, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये जो बाहर मोड लगा है इसको हमने ओपन कर लिया। अब जो ये x माइनस 1 पे जो मोड लगा है इसे देखते हैं, तो 0 to हाफ में तो ये क्लियर डिफाइन हो जाएगा, 0 to हाफ में 1 माइनस x। अब इसे हाफ टू 1 और 1 to 2 अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो हाफ टू 1 में अगर हम देखें, हाफ टू 1 में x माइनस 1 जो होगा 1 माइनस x से डिफाइन होगा,
और 1 to 2 में x माइनस 1 से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों मोड ओपन कर लिया। अब हम इंटीग्रेशन की बारी आ रही है। इंटीग्रेट किया, फिर अब लिमिट्स पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ हाफ पुट किया तो ये कितना आ गया 1/2 माइनस 1/4। तो ये 0 पुट करने पे 0 आ रहा है, 1 पुट करने पे ये 0 आ रहा है, और यहाँ हाफ पुट करने पे और यहाँ ये 2 माइनस 1। तो यहाँ से 1/4 आ गया, यहाँ से 1/4 आ गया और यहाँ से 1 आ गया, तो ये वैल्यू 3/2 आ गई। तो जो इसका आंसर 1.5 है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वेक्टर का है। इसमें आपको दे रखा है ABC यूनिट वेक्टर्स है और एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसकी वैल्यू 8 है, और फिर एक दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई, तो इसको हम E बोल देते हैं। मैं अगर यहाँ इसके मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करूँ, इसका मतलब इसका खुद के साथ डॉट ले लेते हैं हम, और इसका खुद के साथ डॉट ले लेते हैं। यहाँ इस डॉट लिया तो ये क्या आ गया A डॉट A प्लस B डॉट B माइनस 2A डॉट B, और इसमें A डॉट A प्लस C डॉट C माइनस 2A डॉट C, ये 8 आ गया। A डॉट A 1 है, B डॉट B भी 1 है, A डॉट A 1, C डॉट C 1, तो ये 4। तो यहां से जो A डॉट B प्लस A डॉट C की जो वैल्यू आती है वो -2 आ जाती है। अब हम इस एक्सप्रेशन E को देखें। तो ये क्या आ रहा है A डॉट A प्लस 4B डॉट B प्लस 4A डॉट B, फिर अगला A डॉट A प्लस 4C डॉट C प्लस 4A डॉट C। तो A डॉट A 1, B डॉट B 1, A डॉट A 1, C डॉट C 1, तो 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 मतलब ये आ गया 10। ये आ गया। अब A डॉट B प्लस A डॉट C की वैल्यू हम यहाँ ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये वैल्यू आपके पास में 2 आ जाता है। जो क्वेश्चन है सर्कल का है, इसमें बोला है कि एक सर्कल है, इस सर्कल को ये लाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। K को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ K। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सर्कल को लाइन अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है तो ये जो सेंटर से डिस्टेंस है वो रेडियस से कम होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, तो सर्कल का जो सेंटर आता है वो 1,2 आ रहा है और जो रेडियस आता है वो 1 आता है। P क्या सेंटर से डिस्टेंस, तो 1,2 से लाइन की जो डिस्टेंस है 3 प्लस 8 माइनस K मोड अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज लेस देन 1। तो ये क्या आ गया आपके पास में K माइनस 11 मोड इज लेस देन 5। इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर लिया हमने, तो K की वैल्यू 6 to 16 आ गई। तो इसमें अगर हम इंटीग्रल वैल्यूज देखें तो इंटीग्रल वैल्यूज क्या आएगी 7, 8, 9, 10। तो आप यहां से देख सकते हो जो इंटीग्रल वैल्यूज है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज हमारे पास में 9 आ रही है।